मेरे पिता हर रोज एक लड़की को घर लेकर आते थे। उसके बाद वे मेरी माँ को इशारा करते थे। माँ उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाती थी। माँ उस लड़की को कमरे में ले जाकर क्या करती थी, यह मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद उस कमरे से उस लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह लड़की रोते हुए कहती थी, आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वही तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। उस लड़की की बातें सुनकर मैं डर गई। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए मैं माँ के कमरे में छिप गई। लेकिन कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि माँ उस लड़की के साथ। शाम का समय हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला। पिता के साथ एक लड़की आई थी। पिता ने घर में घुसते ही माँ को आवाज दी, मेनका, कहाँ हो? जल्दी आओ। पिता की आवाज सुनकर माँ दौड़ती हुई आई। पिता ने माँ को आंखों ही आंखों में इशारा किया। उस समय वह लड़की पिता की ओर देख रही थी। मैं एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी होकर सब देख रही थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। माँ ने तुरंत आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गई। पिता ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम इतना गहराई से क्या सोच रही हो? तुरंत उठो और मेरे लिए खाना परोसो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी माँ अब सुबह तक कमरे से बाहर नहीं आएगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। यह हमारे घर की रोज की प्रक्रिया थी। हर शाम पिता एक लड़की को घर लेकर आते थे। तुम हर रोज एक लड़की को यहाँ क्यों लाते हो? इस पर माँ ने पिता के प्रति कभी कोई विरोध जाहिर नहीं किया। शायद मुझे पता चले बिना ही माँ और पिता के बीच इस बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी होगी। मैंने माँ से पूछा, पिता हर रोज इन सुंदर लड़कियों को कहाँ से लाते हैं और वे यहाँ आकर क्या करती हैं? मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, तुम अपने काम से काम रखो, हमसे सवाल करने जितनी बड़ी तुम अभी नहीं हुई हो। माँ का यह गुस्से भरा जवाब सुनकर मैंने अपने सवालों को अपने भीतर ही दफन कर लिया, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं थे। मैं उठी और पिता को भोजन परोसा। मैंने भी रसोई में बैठकर खाना खाया। भोजन के बाद बर्तन धोकर और रसोई समेटकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। हमारे घर में सब रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। पिता बरामदे में ही सोते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसका चेहरा देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वह किसी गहरे दर्द में है। यह सब सोचते हुए नींद न आने के कारण मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक मैं उठकर बैठ गई और खिड़की से उस बरामदे की ओर देखा जहां पिता सो रहे थे। पिता गहरी नींद में थे। मैं दबे पांव माँ के कमरे की ओर बढ़ी। इससे पहले मुझमें रात के समय माँ के कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन न जाने क्यों आज मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैं माँ के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैं हैरानी में वहीं खड़ी रह गई। तभी मेरे कानों में उस लड़की के रोने की आवाज पड़ी। वह लड़की सिसक सिसक कर कह रही थी, तुम मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हो, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, तब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा। तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की गुस्से भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, ये बकवास बातें करना बंद करो। अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करो। मुझे उस लड़की के सिसकने की आवाज फिर से सुनाई दी। इन बातों को सुनकर मैं कांप उठी। मुझमें वहां खड़े रहने की न तो हिम्मत थी और न ही शक्ति। इसलिए मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई और सिर पकड़कर बैठ गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 3 महीनों से पिता युवा लड़कियों को रोज घर ला रहे हैं।
इन 3 महीनों में आने वाली सभी लड़कियां मुझे इसी तरह श्राप दे रही हैं। वे मेरी माँ से किसी बात को लेकर मिन्नतें करती रहती हैं। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? मेरी माँ उनके साथ ऐसा क्या करती है? इसीलिए वे बेबसी की हालत में मुझे श्राप दे रही हैं। सोचकर मेरा सिर फटा जा रहा था। सिर में दर्द होने लगा। नींद तो जैसे मैं भूल ही गई थी, वह मुझसे बहुत दूर चली गई थी। वैसे ही बैठे बैठे पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई, माँ कमरे से बाहर आई। उसके पीछे वह लड़की भी थी। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। कल जिस स्थिति में वह आई थी, वैसी अब बिल्कुल नहीं थी। उसके पैर कांप रहे थे और वह मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। वह बार बार अपने पैरों पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए चल रही थी। माँ ने पिता को जगाया और कहा, इस लड़की को जहां से लाए थे वहीं छोड़ आइए, मेरा काम हो गया है। पिता ने अपनी आंखें मलते हुए उठकर उस लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की खामोशी से पिता के पीछे चली गई। उनके जाने के बाद माँ मेरे कमरे की ओर बढ़ी। मैंने तुरंत बिस्तर पर सोने का नाटक किया। माँ ने जोर से आवाज दी, बेटी जल्दी उठो, सुबह हो गई है। मैंने अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर पर उठकर बैठने का नाटक रचा। माँ के चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे बहुत शांत थीं। माँ मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगीं। मैंने उनका हाथ पकड़कर रोका और कहा, माँ जरा मेरे पास बैठो। माँ ने मुझे तीखी नजरों से देखा और बैठते हुए पूछा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूछा, माँ तुम कितने बजे उठी? मेरे सवाल से माँ घबरा गईं। उन्हें जवाब देने में काफी असहजता हुई। कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मेरे मन में बहुत दुख था। खुद को संभाल न पाने के कारण मैं फूट कर रोने लगी। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, माँ मुझे रात में डरावने सपने आए। पिता जिस लड़की को लेकर आए थे, वह लड़की मुझे सपने में डरा रही है। पिता उस लड़की को क्यों लाए थे? माँ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थीं, इसीलिए वे इधर उधर देखने लगीं। वे बस यही सोच रही थीं कि कैसे भी करके वहां से चली जाए। पहले जब मैं ऐसे सवाल करती थी तो माँ मुझे डांटती थीं, लेकिन आज जब मैंने रोते हुए कहा कि वह लड़की मेरे सपने में आकर मुझे डरा रही है, तो माँ सोच में पड़ गईं। कुछ क्षण सोचने के बाद लगा कि वह लड़की पापा के जान पहचान वालों की बेटी थी, जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था। इसीलिए पापा उसे घर ले आए थे। सुबह होते ही उस लड़की के सास ससुर हमारे घर आए और उसे मनाकर अपने साथ ले गए। अंत में मुझे समझ आ गया कि माँ ने मुझसे झूठ बोला था। माँ और पापा हर दिन किसी न किसी लड़की को घर ला रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हर लड़की की यही समस्या है? माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति की कोई न कोई समस्या होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है, वह किसी न किसी मुसीबत की वजह से ही आती है। तुम अपने नन्हे से दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मुंह हाथ धो और चाय पी लो। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। माँ के इतना समझाने के बाद भी मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। मैं जानती थी कि माँ ने सच नहीं कहा है और मैं सोचने लगी कि आखिर वह झूठ क्यों बोल रही है। इस तरह पूरा दिन बीत गया। शाम होते ही मैं बिस्तर पर बैठ गई। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम उठो और किचन में रखे बर्तनों को व्यवस्थित कर दो। मुझे पता था कि माँ ने मुझे काम क्यों सौंपा है। वह चाहती थी कि पापा जिस लड़की को ला रहे हैं, मैं उसे न देख सकूं। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। तभी हमारे घर का गेट खुलने की आवाज आई। पापा घर के अंदर आए और उनके पीछे एक सुंदर लड़की थी। वह लड़की बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं तुरंत खड़ी हो गई और उससे पूछा, तुम कौन हो? इससे पहले कि वह कोई जवाब देती, माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई।
इसके बाद दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। उनके जाने के बाद पापा ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? उनका गुस्सा देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, वह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उससे बात की। पापा बोले, खबरदार, आज के बाद तुम किसी भी लड़की से बात नहीं करोगी। अपनी हद में रहो और जल्दी से मुझे खाना परोसो। मैंने उन्हें खाना खिलाया और अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि आज भी अगर पापा जल्दी सो गए तो मैं मां के कमरे के पास जाकर देखूंगी। मैं यह भी सोच रही थी कि क्या आज भी वह लड़की मुझे श्राप देगी या नहीं। समय बीतता गया। कुछ ही देर में पूरा घर पापा के खर्राटों से गूंजने लगा। मैं अपने कमरे से दबे पांव बाहर निकली और मां के कमरे की ओर बढ़ी। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मां गुस्से में कह रही थी, तुम ये नाटक बंद करो, तुम मुझे नहीं जानती। अगर मैंने मारा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। चुपचाप उठो और अपना काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब उस लड़की ने कहा, तुम कैसी औरत हो? मुझे तुमसे घृणा हो रही है। तुम्हारी बेटी भी तो जवान है। कल को अगर कोई दूसरी महिला उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करे, तब तुम क्या करोगी? एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रही हो और जितना मैं तड़प रही हूं, कल तुम्हारी बेटी को भी यही सब झेलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाकर अंदर जाऊं और उस लड़की की मदद करूं, लेकिन तभी पापा के खर्राटे रुक गए। मैं तुरंत दौड़कर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे एक बात समझ आ गई थी कि घर में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह गलत क्या है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पर मैंने निश्चय कर लिया था कि घर में जो भी गलत हो रहा है, उसे मैं जानकर रहूंगी। कुछ समय पहले तक मैं अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना दिन गुजार रही थी, लेकिन अब मैं सतर्क हो गई हूं। अब मैं घर में होने वाली हर छोटी चीज पर पैनी नजर रख रही हूं। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इन सब बातों पर मैं गौर करने लगी हूं। मां की एक सहेली है, शोभा आंटी। जब भी वह आती हैं, मां उन्हें कमरे में ले जाकर बात करती है। वे दोनों घंटों तक कमरे के भीतर ही समय बिताते हैं। इतनी देर वे आखिर क्या बातें करते होंगे, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। वे इस तरह रहते हैं जैसे उनका दुनिया से कोई नाता ही न हो। इसे देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि शोभा आंटी को सब पता होगा कि मां क्या कर रही हैं। मुझे पक्का यकीन था कि वह किसी भी हाल में इस बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगी। फिर भी मैंने अपनी ओर से प्रयास करने का निर्णय लिया। शुरुआत से ही आंटी मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करती थीं। जब भी उन्हें नए कपड़े खरीदने होते या सिलवाने होते, तो वह फैशन के बारे में मुझसे ही पूछती थीं। वह कहती थीं, तुम आज के जमाने की लड़की हो, तुम्हें वर्तमान फैशन की बेहतर समझ होगी। मैंने सोचा कि इस बार जब वह हमारे घर आएंगी, तो उन्हें छत पर ले जाकर बात करूंगा, क्योंकि मां के सामने मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता था। तभी मां ने नीचे से आवाज दी, बेटा, तुम कहाँ हो? आंटी तुमसे बात करना चाहती हैं। मैंने जवाब दिया, मां, मैं छत पर हूँ, यहाँ ठंडी हवा चल रही है। आंटी से कहिए कि ऊपर आ जाए। मेरे कहने पर मां ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी ने मुझसे पूछा, बेटा, आजकल ट्रेंड में कौन से ड्रेस चल रहे हैं? क्या मुझे दिखाओगे? मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जल्दबाजी में कह दिया, आंटी, इन दिनों सलवार कमीज बहुत चल रहा है। कल पिताजी जिस लड़की को लेकर आए थे, उसने भी वही ड्रेस पहनी थी। उस पर वह बहुत जच रही थी। मेरी बात सुनकर आंटी चौंक गईं और आश्चर्य से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हारी मां ने तो मुझसे इस बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि शायद आंटी मुझसे कुछ छिपा रही हैं, तो मैंने कहा, नहीं आंटी, कोई नया मेहमान नहीं आया था।
वह तो वैसी ही लड़की थी जैसी अक्सर यहाँ आती रहती हैं। पिताजी हर रोज किसी न किसी लड़की को लेकर आते हैं और माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती हैं। कमरे में जाने के बाद वह लड़की पूरी रात वहीं बिताती है और सुबह होने से पहले ही चली जाती है। शोभा आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उनसे इस तरह बात करनी चाहिए कि वह माँ की अन्य सहेलियों के बारे में भी सब बता दें। मैंने उनसे कहा, आंटी, मुझे नहीं पता कि वे माँ की सहेलियां हैं या कोई और। अगर वे सहेलियां हैं तो कमरे में जाने के बाद वे रोती क्यों हैं? यह सुनते ही शोभा आंटी अपने कपड़ों के बारे में पूछना भूल गईं। बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को सालों से जानती हूँ, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी गहरे सोच में डूब गईं। उनकी बातों से मुझे एक बात समझ आ गई कि उन्हें घर में होने वाली इन गतिविधियों के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है और वह मेरे सामने झूठ नहीं बोल रही थीं। मैंने कहा, आंटी, अगर माँ ने आपको यह बात नहीं बताई तो इसका मतलब है कि यह बहुत ही गोपनीय मामला है। यदि आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए कृपया आप उनसे कुछ मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मेरा हाथ थामकर पूछा, क्या तुम कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी माँ के कमरे में आखिर होता क्या है? मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे नहीं पता। मैंने आपको यह सब इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा शायद आप कुछ जानती होंगी। उन लड़कियों का रोना मुझे बहुत परेशान करता है। मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आंटी ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। मैं कोई ऐसी योजना बनाऊंगी जिससे तुम्हारी माँ खुद सारा सच उगल दे। उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैंने ठीक है कहकर सिर हिलाया और उनसे कहा कि वह किसी भी तरह इस रहस्य का पता लगाए। शोभा आंटी बहुत अच्छी हैं। उनके साथ यह बात साझा करके मुझे बहुत संतोष मिला। इसके बाद भी रोज वही सिलसिला चलता रहा। पिताजी शाम को एक नई लड़की को घर लाते और माँ उसे अपने कमरे में ले जाती। यह जैसे रोज की दिनचर्या बन गई थी। करीब 1 महीने बाद शोभा आंटी फिर हमारे घर आईं। उस समय मैं कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। उनके आते ही मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा, कल शाम तुम्हारे पति किसी लड़की को लेकर आए थे, वह कौन थी? यह सुनते ही माँ के होश उड़ गए। उनके गले में जैसे कुछ अटक गया हो, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। माँ जोर जोर से खांसने लगीं। कुछ पलों बाद जब खांसी रुकी तो आंटी ने फिर वही सवाल दोहराया, कल तुम्हारे घर कौन आया था? तब माँ ने कहा, शोभा, तुम यह क्या कह रही हो? हमारे घर भला कौन आएगा? शोभा आंटी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मजाक मत करो, मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। कल रात 8 बजे एक लड़की तुम्हारे घर आई थी। वह बहुत सुंदर थी। मैं उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। उसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगा शायद तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार होगी। माँ ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, ओह, क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रही हो? वह बस मुझसे मिलने आई थी और हम साथ निकलने वाले थे। वह बहुत कम समय के लिए रुकी थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। वह मेरी बुआ की रिश्तेदार है और बस कुछ देर बातें करने आई थी। फिर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, अच्छा नयना, वो कहाँ है? मैंने कल नयना से एक फैशनेबल ड्रेस के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि वह इंटरनेट पर ढूंढकर बताएगी, लेकिन अब तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। यह सुनकर माँ ने शोभा आंटी की ओर इशारा किया, जो मेरे कमरे की तरफ खड़ी थीं। शोभा आंटी मेरे कमरे में आईं और बोलीं, नयना, तुम्हारी माँ अपने राज इतनी आसानी से हमें नहीं बताने वाली। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन छिपाकर लाई हूँ।
अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे इसी मोबाइल पर बात करूंगी। मैंने तुरंत वह मोबाइल लिया और अपनी किताबों में छिपा दिया। रात हुई और फिर से एक लड़की को हमारे घर लाया गया। मेरी माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गईं। कुछ देर बाद पिताजी के खर्राटों की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत शोभा आंटी को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया और पूछा, हाँ नयना बोलो, क्या कोई सुराग मिला? मैंने कहा, आंटी, आज फिर एक लड़की हमारे घर आई है। माँ उसे अपने कमरे में ले गईं और पापा सो रहे हैं। तब शोभा आंटी ने कहा, नयना, क्या तुम इस वक्त घर से बिना किसी को बताए सावधानी से बाहर आ सकती हो? तब हम दोनों मिलकर बैठकर कुछ सोचेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे आने की बात सुनकर शोभा आंटी बहुत खुश हुईं और बोली, नयना, तुम गेट के पास आओ, मैं भी वहीं आ रही हूँ। मैं धीरे धीरे चलते हुए गेट तक पहुंची और उसे खोलकर बाहर आ गई। शोभा आंटी मेरे सामने ही खड़ी थीं। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगीं। उन्होंने कहा, नयना, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। वहां बैठकर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उनकी बात मानकर मैं उनके घर की ओर गई। मैंने पहले कभी शोभा आंटी का घर नहीं देखा था। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मैं दंग रह गई। उनका घर अत्यंत सुंदर था और वहां दुनिया भर से लाई गई कीमती चीजें सजी हुई थीं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि शोभा आंटी एक विधवा थीं और मुझे नहीं लगा था कि उनके पास इतना आलीशान घर बनाने के लिए पर्याप्त धन होगा। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गईं। मैंने उनसे पूछा, आंटी, हमें इस समस्या का क्या समाधान निकालना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, नयना, इस बारे में बात करने के लिए तो अभी पूरी रात बाकी है। ये कहते हुए शोभा आंटी ने अपनी अलमारी से एक लहंगा निकाला और मुझे देते हुए कहा, नयना, मैं चाहती हूं कि तुम यह लहंगा पहनो। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, आंटी, यह सब क्या है? हम यहाँ अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहनने के लिए मजबूर कर रही हैं। तब आंटी ने गुस्से में कहा, बस, अब बहुत हुआ। जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। जब मैंने फिर से कुछ कहना चाहा, तो उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया और विनती करते हुए कहा, प्लीज, मेरे लिए इसे पहन लो। यह लहंगा उस रहस्य को जानने में बहुत मददगार साबित होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी क्या कह रही हैं, लेकिन उनके बहुत जिद करने पर मैंने वह लहंगा पहन लिया। लहंगा पहनने के बाद उन्होंने मेरा मेकअप करना शुरू किया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे तैयार करने के बाद वह मुझे दूसरे कमरे में ले गईं। लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर जैसे मेरी जान ही निकल गई। वहां एक बड़ा कालीन बिछा हुआ था और उस पर कई पुरुष बैठे हुए थे। पीछे से आंटी ने कहा, नयना, अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने कहा, आंटी, क्या आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं? हम यहाँ किसी और काम से आए थे। मेरी बात सुनकर आंटी ने मेरी ओर गुस्से से देखा और धमकी दी, नयना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। बिना इच्छा के मैंने नाचना शुरू किया और पूरी रात नाचती ही रही। सुबह होते ही सब लोग वहां से चले गए। उसके बाद आंटी ने मेरे सामने बहुत सारे पैसे रखे और कहा, नयना, इसे रख लो, ये आज रात की तुम्हारी कमाई है। लेकिन मैं रोने लगी और पूछी, आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह सुनकर आंटी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए मुझे बताना शुरू किया। यह लगभग 15 साल पहले की बात है। जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी, तभी एक कार मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते कार में बैठे लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बचाया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा।
क्या तुम्हें पता है कि उस कार में बैठे लोग मुझे कहाँ ले गए थे? वे मुझे तुम्हारी माँ के घर ले आए थे। तुम्हारे पिता ही यह घिनौना व्यापार कर रहे थे। वे लड़कियों को किडनैप करवाते थे और उनसे जबरदस्ती नृत्य करवाते थे। मुझे धमकाकर वे रोज मुझसे नाच करवाते थे। कुछ समय बाद जब मेरे माता पिता को इस बारे में पता चला तो वे इस अपमान के बोझ को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक विधवा हूं, पर वह सच नहीं है। सच तो यह है कि मेरी आज तक शादी ही नहीं हुई। इसके पीछे भी तुम्हारी माँ ही जिम्मेदार है। भला मुझ जैसी नाचने वाली से कौन शादी करता? मैंने कई वर्षों तक तुम्हारी माँ के लिए नृत्य किया, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र ढलने लगी, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा, शोभा, अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। उसके बाद मैंने अपनी आजीविका कमाने की कोशिश शुरू की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। हर किसी को मेरे अतीत के बारे में पता चल चुका था। मजबूरन मैंने धीरे धीरे वही काम फिर से शुरू कर दिया। जब मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए, तब मैंने एक अच्छा घर बनाया। मैं किसी भी लड़की की बेबसी या कमजोरी का फायदा उठाकर यह काम नहीं कर रही हूं। लड़कियां खुद मेरे पास आकर कहती थीं कि वे यह काम करना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारे माता पिता तो आज भी मासूम लड़कियों को अगवा करके यह धंधा करवा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ अब भी यह सब कर रही है। मुझे लगा था कि तुम्हारे बड़े होने के बाद वे यह सब छोड़ देंगे। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे यह बात बताई, तब मुझे समझ आया कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या कर रही है। उसने आज भी अपना काम बंद नहीं किया है। आंटी की बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैं सोचने लगी, क्या मेरी माँ इतना बड़ा गुनाह कर रही है? इसी बातों में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही यह खबर फैल गई कि मैं घर में नहीं हूँ और गायब हो गई हूँ। पर किसी को नहीं पता था कि मैं शोभा आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराहट में शोभा आंटी के घर आई और कहने लगी, शोभा, क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कहाँ गई है? तुम दोनों तो बहुत बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? क्या उसका किसी लड़के के साथ चक्कर है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। मैं सुबह से अपनी बेटी के लिए पागलों की तरह भटक रही हूँ। शोभा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मेरे समेत कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। वे दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी मैं बाहर आ गई। मुझे देखते ही माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चली गई थी और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तब मैंने कहा, माँ, आज तुम्हारी बेटी सिर्फ कुछ घंटों के लिए ओझल हुई और तुम इतना डर गईं। जरा सोचो, तुम और पिताजी मिलकर जो मासूम लड़कियों को अगवा करके गलत कामों में धकेल रहे हो, उनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी? क्या वे किसी की बेटियां नहीं हैं? मेरी बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हें और पिताजी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों तक तुमने दूसरी लड़कियों के साथ जो किया, वही दर्द आज मैंने महसूस किया है। मैंने रोते हुए वह सब बताया जो शोभा आंटी ने मेरे साथ किया था। माँ तुरंत मेरे पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, बेटी, हमें माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अपनी स्वार्थ के लिए हजारों जिंदगी बर्बाद करने वाले अपने माता पिता को मैं माफ नहीं कर सकी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, सब कुछ सच सच बताया और अपने माता पिता को सजा दिलवाई। सिर्फ एक दिन मेरे गायब होने पर मेरे माता पिता तड़प उठे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे लड़कियां भी किसी की संतान थीं। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। कहते हैं न कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। शायद यह वही है। मेरे माता पिता ने जिन लड़कियों का जीवन नर्क बनाया था, ईश्वर ने मुझे भी वैसी ही जिंदगी का स्वाद चखाया। अपने माता
पिता के गुनाहों के लिए मैं रोज उस भगवान से माफी मांगती रहती हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।